यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर विजन है इसका, यहाँ पर PT 365 है, इसको देखेंगे। इसमें यहाँ पर जो हम लोग MCQs कर रहे हैं, जो इंग्लिश के मैगजीन है, इससे हम लोग MCQs कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर जो MCQs हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर टॉपिक जो 4 टॉपिक है, चौथा नंबर टॉपिक तक यहाँ तक कवर हो गए हैं। जो चौथा टॉपिक आपका यहाँ पर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका पूरा हो गया, राइट। आज यहाँ पर देखेंगे टॉपिक नंबर 5 जो कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ से आपका 6 नंबर टॉपिक है, वो भी यहाँ पर शामिल किया मैंने, जो जियोग्राफी है ये, ठीक है। भूगोल का और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों यहाँ पर टॉपिक कवर होंगे। उसके बाद जो अगला आएगा वो टॉपिक 7 और 8 और 9, इन सबको एक साथ कवर कर देंगे, 7, 8, 9 को पूरे एक साथ कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूरी मैगजीन ये पार्ट करीब 6 तक में, 5-6 तक में खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आते हैं टॉपिक नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से, और यहाँ से जियोग्राफी भी क्वेश्चन कवर होंगे आपके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI भारत द्वारा 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई जो है शिखर सम्मेलन की शुरू की गई पहल जो है, शुरू की गई एक वैश्विक पहल है, ठीक है। पहले यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी सही है, क्योंकि यहाँ पर आपदा प्रतिरोधी जो है ये संरचना CDRI को यहाँ पर वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने यहाँ पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया था, ठीक है। दूसरा, CDRI की नीतियाँ मानक और अन्य आउटपुट के सभी सदस्य प्रदेशों के लिए बाध्यकारी होती है। ये बात यहाँ पर गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर CDRI एक स्वैच्छिक गठबंधन है, इसकी नीतियाँ या मानक सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर एक आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ये शीर्षक क्या है? आंसर जाएगा इसका जो शीर्षक है हाल ही में यहाँ पर जारी रिपोर्ट जो रेजिलियंस जो पेज है, इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण को महत्व के लाभों को लेकर प्रकाश डालती है ये, और ये रेजिलियंस पेज, ठीक है। रेजिलियंस पेज फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर आवर फ्यूचर, ये यहाँ से इसका सही आंसर होगा, इसके यहाँ पर जो शीर्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपदा में भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR जो है वित्त पोषण प्रणाली किस अधिनियम द्वारा समर्थित है? आंसर हो जाएगा यहाँ से तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यहाँ से सही आंसर होगा। भारत में आपदा प्रबंधन और उसके वित्त पोषण जैसे NDRF, SDRF जैसे गठन इनका उनके लिए कानूनी ढांचा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द्वारा प्रदान किया जाता है, तो बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 4, 15वें वित्त आयोग की नई पद्धति में राज्य बार आवंटन के लिए किन कारकों को जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा चौथे का, ये जोड़ा गया यहाँ पर जो 15वें वित्त आयोग ने राज्य आपदा समन राहत कोष में आवंटन के लिए एक नया वैज्ञानिक फार्मूला अपनाया, जिसमें यहाँ पर एक ऐतिहासिक वर्ष के खर्च के बजाय आपदा जोखिम सूचकांक जैसे कि यहाँ पर क्षमता, जोखिम और भेद्यता को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा? सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही हो जाएगा, ये 4th का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी फ्लड और इसकी विशेषताओं पर विचार करना है। पहली बात है ये बोले सी फ्लड जो है एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो गांव स्तर तक यहाँ पर 2 दिन का अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करता है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वेब उन्नत प्लेटफॉर्म है जो गांव के स्तर को 72 आवर जो होता है उसमें 3 दिन मान लो इसका पूर्वानुमान प्रदान करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये बात सही है। ये बात सही है ये वाली, क्योंकि देखो यहाँ बोला कि गांव के स्तर को 2 दिन के अग्रिम यहाँ पर पूर्वानुमान यहाँ पर जानकारी प्रदान करता है, मतलब 3 दिन की बात कर रहा है, 3 दिन के अंदर की बात कर रहा है ना, तो बात सही होगी। दूसरा, सी फ्लड जो है केवल राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ मॉडलिंग और जो आउटपुट है इसको एकीकृत करता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये न केवल राष्ट्रीय बल्कि स्थानीय जो डेटा होते हैं, मॉडलिंग होते हैं, आउटपुट होते हैं, इसको भी एकीकृत करता है, और ताकि यहाँ पर सटीक पूर्वानुमान मिल सके, जो ये बात गलत हो जाएगी। पहली बात करेक्ट है। देखो जो पहली बात मैंने बताया आपको कि जो ये उन्नत वेब आधारित प्लेटफॉर्म है ये गाँव के स्तर को 72 घंटे 3 दिन तक पूर्वानुमान करने की क्षमता रखता है, मतलब 3 दिन तक यहाँ पर क्षमता रख सकते हो। यहाँ पर 2 दिन में भी अगर हो गए तो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में ये तुम 4 दिन नहीं कर सकते हो, है ना, कि अगर बोल देगा 4 दिन तो गलत हो जाएगा। अगर 2 दिन बोलता है तो ठीक होगा, क्योंकि 2 दिन में तक अगर जैसे मान लो कोई हमको यहाँ से एक स्टेशन से 3 स्टेशन के बीच जाना है, एक की टिकट से 3 में उतरना है, तो क्या 2 में उतर जाएंगे तो उतर सकते हैं, है ना, वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, राइट। तो ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, 5 का जो 5वें का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 6, सी फ्लैट का विकास और निष्पादन पर कथन पढ़कर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात छठे का पहला है कथन ए बोल रहा है इसमें, एक सी फ्लैट का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDSE पुणे और सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पहली बात क्या होगी, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहाँ पर निष्पादित किया गया है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एक हिस्सा है और जिसका उद्देश्य यहाँ पर आपदा की प्रबंधन होगा, उसके लिए यहाँ पर उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग का उपयोग करना। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन 7 है, NSM और यहाँ पर सी फ्लैट के बारे में कवरेज के कथन पर विचार करना। देखते हैं सातवें को। पहला यहाँ से इसमें बोला है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। पहली बात सही है। दूसरा, वर्तमान में सी फ्लड का कवरेज सभी भारतीय नदियों घाटी तक फैला हुआ है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में सी फ्लड का उल्लेख कवरेज सभी भारतीय नदियों तक नहीं फैला है। ये अभी यहाँ पर चुनिंदा घाटी जैसे कि महानदी और पेरियार और तटीय क्षेत्र में प्रायोजिक जो चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर लागू किया जा रहा है, न कि सभी भारतीय नदियों घाटी तक फैला है। तो एक बात गलत होगा, ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है, राष्ट्रीय आपदा समन कोष NDRF और राज्य आपदा समन कोष SDRF के निर्माण की सिफारिश किस वित्त आयोग ने की थी? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर 15वें वित्त आयोग, यहाँ से इसका सही आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में समन कोष का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर 15वें वित्त आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशिष्ट समन कोष स्थापित करने की ठोस सिफारिश की थी और यहाँ पर इसके लिए बजट भी आवंटित किया है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, SDMF ने केंद्र सरकार द्वारा समान राज्य को कितना % योगदान दिया है? ठीक है, फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। जो SDMF है राइट, इसमें केंद्र सरकार द्वारा समान राज्यों के लिए कितना % योगदान दिया है? आंसर जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर 75% इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य आपदा समन कोष जिसको बोलते हैं SDMF। ठीक है, और राहत कोष यहाँ पर जो है इसको SDRF को योगदान का अनुपात है रेशियो, जैसे समान राज्यों के लिए यहाँ पर 75% केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य, और पूर्वोत्तर के लिए यहाँ पर 90% केंद्र और 10% राज्य देगी। तो क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बादल फटने की घटना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं 10वें को। पहला है यहाँ से स्टेटमेंट, इसमें बोला है मैदानी इलाकों में बादल फटना असंभव है, क्योंकि यहाँ पर इस घटना के लिए आवश्यक ओस और गरज के साथ तीव्र वर्षा की स्थिति वहाँ नहीं बनती है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बादल फटना मैदानी इलाकों में भी संभव हो सकता है, जैसे 2005 में मुंबई की घटना थी। ठीक है, हालांकि पहाड़ी इलाकों में ओरोग्राफिक लिफ्ट, हवा का पहाड़ों को टकराना उठना, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट, इसी के कारण इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, पहली बात गलत है। सेकेंड है, ओरोग्राफिक लिफ्ट जो है ये पर्वतीय उत्थान बादल फटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां नम हवा ऊपर उठने से हवा में वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही संग्रहित हो जाती है। सेकेंड बात से ये क्या होगी, करेक्ट है ना, ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा 10वें का बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, भारत में बादल फटने के पूर्वानुमान और समन संबंधित चुनौतियों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहला 11वें का पहला यहाँ से ये बोले, उपग्रहों में प्रिसीजन सटीकता की कमी के कारण बादल फटने की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाना एक चुनौती होता है। पहली बात यहाँ से 11वें का क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है, इसकी क्लाउड बर्स्ट DRR रणनीति 2019 के अनुसार भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण को एक प्रमुख निवारण उपाय के रूप में शामिल किया गया है। सेकेंड बात 11वें का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 12, हिमनद झीलों के प्रकार के संबंध में विचार करना है। सुप्रा ग्लेशियल झीलें वे होती हैं जो पिघलते पानी से हिमनद पर डिप्रेशन या गड्ढे में बनती है, लेकिन वे अचानक विफलता के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं। पहली बात 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सुप्रा ग्लेशियर झीलें जो होती हैं, ये ग्लेशियर के ऊपर जो झीलें बनी होती हैं उनको बोलते हैं, ये बहुत स्थिर होती हैं, अस्थिर होती हैं, स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती हैं। ठीक है, और उनके अचानक फटने से खतरा हमेशा बना रहता है, जिसको लेकर के यहाँ पर ये
जो जिसको लेकर के यहाँ पर इनमें कुछ जो अस्थिरता बनी रहती है। तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है मोरिन बांदे झील जो है इसमें हिमनद के पैर के पास बनती हैं ये झीलें, झीलों के अचानक फटने से प्रमुख कारण बन सकती है इसका। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है ये, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 12वें का केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही हो जाएगा, बी नंबर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में GLOF समान प्रयासों के संबंध में विचार करना है। केंद्रीय जल आयोग CWC GLOF परियोजना आधारित यहाँ पर अध्ययनों के तहत केवल 902 हिमनद झीलों और यहाँ पर जल जो निकाय हैं उसकी निगरानी करता है, जिसमें पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र के 28,000 ग्लेशियर शामिल नहीं हैं। पहली बात 13 का यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में हिमालय क्षेत्र की केवल चुनिंदा झीलों की निगरानी करता है जिसका आकार एक निश्चित सीमा जैसे कि लगभग 900 प्लस, जबकि यहाँ पर कुल ग्लेशियर की संख्या बहुत अधिक है, इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया। तो ये बात सही है। दूसरा, ग्लोव जो है ये जोखिम को कम करने के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिनरी का उपयोग हिमनद झील के आकार में स्वचालित रूप से परिवर्तन पता लगाने के लिए करता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 1 और 2 दोनों 13 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी तरंगों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सुनामी तरंगों की गति और तरंग दर मुख्य रूप से समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है, न कि तरंग के स्रोत से दूरी पर। पहली बात 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सुनामी की गति V इक्वल होती है अंडर रूट G और D, ठीक है। जहाँ पर D होती है गहराई इसकी और यहाँ पर इसकी तरंग निर्धारित की जाती है, और गहरे समुद्र में इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी और ऊंचाई आयाम बहुत कम होता है, 1 मीटर से भी कम, जिससे यहाँ पर जहाज़ों का इसका पता नहीं चलता है, ठीक है। ये बात सेकंड वाला दे रहा था, दोनों बातें सही हैं इसकी। आंसर क्या होगा? 14 का दोनों सही है, 1 और 2 यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है ऊंचाई, ये गहरे समुद्र में सुनामी की लहर ऊंचाई बहुत कम होती है, कुछ सेंटीमीटर में ही ना, 1 मीटर भी नहीं होती, मैंने बताया आपको, इसलिए जहाज़ों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर तट उथले पानी के पास आती है उसकी गति कम हो जाती है और सारी ऊर्जा लहर की ऊंचाई भी बढ़ा देती है, जिससे यहाँ पर वेव स्वेलिंग कहते हैं इसे, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से सही है। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर आपको हो जाएगा, दोनों सही, तो सी होगा। 14 का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुनामी के कारणों और यहाँ पर भौगोलिक जो वितरण है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात है, सुनामी केवल पानी के भीतर भूकंपों के कारण होती है। पहली बात 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सुनामी केवल यहाँ पर भूकंप से नहीं बल्कि भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट या उल्कापिंड के गिरने से भी आ सकती है। सुनामी अक्सर प्रशांत महासागर के चारों ओर सक्रिय, निष्क्रिय और ज्वालामुखी प्लेटों के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ देखी जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 15 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार की एक क्षेत्र होता है जहाँ दुनिया का 90% भूकंप आता है। ओनली 2 करेक्ट है। 15 का आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 16, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में विचार करना है कि यहाँ पर सुनामी दिशा निर्देश के संबंध में देखते हैं। इन दिशा निर्देश में एक बहुस्तरीय संस्थागत संरचना SDMA, DDMA, NDMA कार्य से शामिल होता है। पहली बात करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके दिशा निर्देश होते हैं और जिसमें जिला होते हैं, केंद्र जिला से स्तर तक की जो संरचना होती है, और गैर संस्थागत उपाय जैसे कि मैंग्रोव और यहाँ पर सेल्ट बेल्ट वृक्षारोपण, दोनों पर यहाँ पर जोर दिया जाता है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात भी यहाँ से क्या होगी इसकी सही हो जाएगी 16 की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक अवरोध जो होता है इनका, ये जैसे कि कंक्रीट की दीवारें हो गई, मैंग्रोव हो गए, है ना, कैसुरीना हो गए, जंगल लगाना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की लहरें इनसे सोख लेती हैं इसको। तो ये भी यहाँ से सही होगा और पहली बात भी सही है, दोनों सही है। 16 का आंसर सी। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। भारत में भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड भारत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में देश के समुद्री क्षेत्रों में तेल रिसाव की समान प्रक्रिया के संबंध में करता है। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है ऑयल पेजर और यहाँ पर ओलीवोरस एस जैसी यहाँ पर बायोरेमेडिएशन तकनीकी हानिकारक हाइड्रोकार्बन को
हानिरहित कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदलने की बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। सेकंड बात 17 का सेकंड स्टेटमेंट ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल जेपर है ये टेरी द्वारा विकसित TERI द्वारा विकसित 5 बैक्टीरिया का मिश्रण होता है। ये बैक्टीरिया तेल को खाते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सुरक्षित तत्वों में बदल देते हैं। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 17 का C करेक्ट है। 18 समुद्री प्रदूषण और कैल्शियम कार्बाइड पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। 18 नंबर है, पहला ऐसा बोला है 18 नंबर में, ये मार्पोल 1973 कन्वेंशन जहाजों के समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है, जिसमें यहाँ पर विशेष रूप से तेल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को संबोधित करने वाले व्यापक अनुलग्नक होते हैं। पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। पहली बात सही। दूसरा, केरल के तट के पास कैल्शियम कार्बाइड ले जा रहे एक कंटेनर जहाज को पलटने के बाद आपातकाल घोषित किया गया था, क्योंकि यह रसायन समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया करके अत्यधिक ज्वलनशील एसिटिल पैदा कर देगा। ये भी बात यहाँ से सही है। दोनों बातें सही है कैल्शियम कार्बाइड को लेकर के, ठीक है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC के बारे में विचार करना है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक दर्जा दिया गया था। पहली बात 19 का आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह भारत की सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक समिति है जो संकट के समय है ना, जो संकट के समय निर्णय लेती है, और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, जो यहाँ पर भारत के सबसे पहले वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ से 19 की गलत हो जाएगी। ठीक है, इसको अभी तक यहाँ पर बोला कि वैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अधिनियम के तहत एनडीए में वैधानिक है। ठीक है, सेकेंड बात है एनसीएमसी का नेतृत्व गृह सचिव करते हैं। इसमें यहाँ पर रक्षा सचिव और यहाँ पर जैसे सदस्य शामिल होते हैं। सेकेंड बात भी इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एनसीएमसी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, ना कि गृह सचिव। राइट, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रशासनिक व्यवस्था है, जबकि एनडीए में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनी एक वैधानिक संस्था है, और यहाँ पर वैधानिक का अर्थ होता है कि जो किसी कानून के तहत बना होता है। राइट, तो यहाँ पे दूसरी बात गलत है, पहली भी गलत थी, दोनों गलत हैं। डी से आंसर है 20। शीतकालीन कोहरा प्रयोग के बारे में विचार करना है। वाईफेक्स है ना, पर विचार करते हैं। देखते हैं यहाँ पर ये दुनिया के यहाँ पर कुछ दीर्घकालिक ओपन फील्ड प्रयोग में से जो विशेष रूप से कोहरे पर केंद्रित है। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दूसरा, इस प्रयोग के उद्देश्य उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में सर्दी को कोहरे के पूर्वानुमान को बेहतर बनाना होगा। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गंगा के मैदानी इलाकों में कोहरे के पूर्वानुमान को बेहतर बनाता है, ना कि यहाँ पर उप सहारा में अफ्रीका को लेकर के। तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी 20वें की सेकेंड वाली बात। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिल्ली के IGI जो हवाई अड्डे है उसको लेकर के अन्य क्षेत्र में डेटा इकट्ठा करना, ताकि यहाँ पर कोहरे को लेकर बनने वाले छटने वाले सटीक समय को बताया जा सके, और वायुमंडल की भौतिकी को समझाने में ओपन फील्ड लैब की तरह काम करे, है ना। यहाँ पर सारा क्षेत्र की बात नहीं करेगा, तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 21 क्षेत्रीय एकीकृत बहु खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर विचार करते हैं। RIMES एक अंतर सरकारी निकाय है जो सदस्य देशों को प्रारंभिक चेतावनी सेवाएं प्रदान करती है। पहली बात 21 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर RIMES जो है एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन जो एशिया और अफ्रीका के 48 देशों को आपदाओं जैसे सुनामी चक्रवात के लिए पूर्व चेतावनी देती है। RIMES 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद विकसित हुआ, और इसका मुख्यालय श्रीलंका कोलंबो में है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि इसकी स्थापना 2004 के बाद 2009 में की गई थी। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है, न कि कोलंबो, और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर ए आंसर सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है LICOMK+ महासागर सिमुलेटर में निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना है। LICOMK++ एक उच्च रेजोल्यूशन वाला महासागर सिमुलेशन सिस्टम है जिसे भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। पहली बात 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका विकास मुख्य रूप से चीन,
के जो वैज्ञानिक द्वारा यहाँ पर किया गया था, ना कि भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा। सेकेंड इससे यहाँ पर इस अति और उच्च रेजोल्यूशन क्षमताओं के कारण महासागर माइक्रोस्कोप कहा जाता है, जो समुद्री हीट वेव जैसी चरम मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान की मदद कर सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 22 का बी। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। इसमें बोलते हैं, देखते हैं, मौसम डेरिवेटिव्स के बारे में विचार करना है। भारत अपने मौसम डेरिवेटिव्स को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे यहाँ पर NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ साझेदारी कर रहा है। पहली बात करेक्ट है, सही है। दूसरा, पारंपरिक डेरिवेटिव्स के विपरीत मौसम डेरिवेटिव्स के अंतर्निहित संपत्ति वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं, न कि वर्षा या तापमान जैसा मौसम संबंधी पैरामीटर। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कथन उल्टा दे रहा है। राइट, कथन उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर जो पारंपरिक जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे स्टॉक, इसमें वित्तीय संपत्ति आधार होती है, जबकि यहाँ पर मौसम डेरिवेटिव्स में वर्षा, तापमान, हवा जैसी गतिविधि पैरामीटर अंडरलाइंग एसेट के आधार पर होते हैं। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा 23 का। एक बात इसकी सही है। 24 नंबर है, SACHET मतलब भारत की SMS आधारित एक अलर्ट प्रणाली है, उसके संबंध में विचार करना है कौन सा सही पूछ रहा है। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के द्वारा संचालित किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के क्षेत्र में उनके आने वाली जो आपदा है उसकी सूचना देगा। सेकेंड, इसे अंतर्राष्ट्रीय सूचना संघ ITU द्वारा अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करके यहाँ पर इसे विकसित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये केवल 30 उच्च जोखिम वाले केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर सक्रिय होगा। 30 उच्च जोखिम वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत में और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ना कि यहाँ पर केवल 30, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 24 का 1 2 करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है, सेल ब्रॉडकास्ट जो है अलर्ट के संबंध में विचार करना है। ये सीधे प्रभावित क्षेत्र के सभी मोबाइल या फोन पर प्रसारित होते हैं। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये आमतौर पर तत्काल आपदा के लिए यहाँ पर SMS अलर्ट की तुलना में धीमे होते हैं। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये SMS की तुलना में बहुत तेज होता है और SMS को एक नंबर पर भेजा जाता है, जिससे यहाँ पर देरी हो सकती है, जबकि यहाँ पर सेल जो ब्रॉडकास्ट है एक साथ ही लाखों फोन पर फ्लैश मैसेज की तरह यहाँ पर तेज बीप के साथ पहुँचता है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 25 का ए। 26 है, सभी के लिए यहाँ पर प्रारंभिक चेतावनी पहल के संबंध में विचार करना है। इसे COP27 में 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पर COP27 में मिस्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात है, इस पहल का नेतृत्व सभी विशेष रूप से मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इसका नेतृत्व जो होगा WMO नहीं करता है, बल्कि इसमें WMO और UNDRR जो है, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो आपदा जोखिमकरण कार्यालय, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरी बात बोला है, इसका उद्देश्य 2030 तक खतरनाक घटनाओं से सार्वभौमिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरी बात क्या होगी 26 का तीसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका लक्ष्य 2027 तक अगले 5 वर्षों में दुनिया के हर व्यक्ति को अपने पूर्व चेतावनी प्रणाली को द्वारा सुरक्षित करना, ना कि 2030 तक। ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 ओनली करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगले 5 वर्ष क्यों बताया गया है, अगले 5 वर्ष उस चीज़ के लिए बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर COP27 को लेकर के है ना, तो यहाँ से ये तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका, ये बात सही है। 27 है, ट्विस्टर या टॉर्नेडो जो इसके बारे में विचार करना है। ट्विस्टर या बवंडर टॉर्नेडो जो होता है, ये हवा के फनल के आकार की कॉलम होते हैं, जो हमेशा बादलों के जमीन तक फैले होते हैं, जिनकी गति 250 मील प्रति घंटे हो सकती है। पहली बात 27 का क्या होगा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टॉर्नेडो या ट्विस्टर हवा का एक यहाँ पर हिंसक रूप से घूमने वाला स्तंभ होता है, जो यहाँ पर कपासी वर्षी मेघ जो होते हैं, बादल होते हैं, उनसे लेकर जमीन तक फैला होता है। अधिकांश ट्विस्टर भाग भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर बनते हैं, क्योंकि वहाँ कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के भीतर टॉर्नेडो का एक चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों की ओर बढ़ने से बढ़ता, ना कि भूमध्य रेखा पर। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 27 का 1 करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में था न्यूज़ में, तो यहाँ बताया गया। क्वेश्चन 28,
ग्रे राइनो इवेंट के बारे में विचार करना है। देखते हैं। ग्रे राइनो इवेंट उच्च प्रभाव वाली अत्यधिक संभावित व्यवधानों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें अनदेखा किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रे राइनो उन खतरे को कहते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और पर जिनमें की होने की संभावना बहुत अधिक होती है, लेकिन फिर भी वे उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे जलवायु परिवर्तन। ठीक है। दूसरा, ये ब्लैक स्वान इवेंट्स के विपरीत यादृच्छिक आश्चर्य होते हैं क्योंकि ये स्पष्ट चेतावनी और संचित साक्ष्य के बाद होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कथन तकनीकी रूप से यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक स्वान है ये इवेंट्स यादृच्छिक या रैंडम जिसको बोलते हैं और यहाँ पर अप्रत्याशित होते हैं, जबकि यहाँ पर ये राइनो के पूर्व चेतावनी के साथ आते हैं और ग्रे राइनो यादृच्छिक आश्चर्य नहीं होते हैं। ठीक है। ओनली वन यहाँ से इसका करेक्ट होगा, आंसर एक सही है। 29 है, सुपर टाइफून के बारे में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर के विचार करना है। सुपर टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जिनमें अधिकतम हवा की गति 185 किलोमीटर पर घंटे होती है, कब घंटे से अधिक होती है। पहली बात 29 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 29 का पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है कि सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल उन महासागरों के ऊपर बनते हैं जहाँ समुद्र का सतह का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं बनने का और मजबूत होने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से या उससे अधिक होना एक प्राथमिक और आवश्यक शर्त होती है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर 29 का सी करेक्ट है, सही पूछा है तो। 30 भूकंप झुंड अर्थक्वेक जो यहाँ पर सॉर्मस के बारे में विचार करना है। भूकंप झुंड कई भूकंपों के अनुक्रम है जो बिना किसी विशिष्ट मुख्य झटके या मेन स्ट्रोक से अपेक्षाकृत कम समय लेते हैं, ये कम समय में होते हैं। पहली बात 30 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर समान भूकंप एक बड़ा मेन शॉक और यहाँ पर छोटे जो ऑफ शॉक होते हैं वो होते हैं, लेकिन झुंड जो होता है उसमें कई मध्यम स्तर के भूकंप एक साथ आते हैं और ये पहचानना मुश्किल होता है कि वो मुख्य झटका कौन सा होता है ना। तो पहली बात करेक्ट है। सेकंड, ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी वातावरण और यहाँ पर सक्रिय भूतापी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये अक्सर वहाँ होते हैं जहाँ पर जमीन के नीचे मैग्मा या हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ जैसे कि गर्म पानी हिल्स रहे होते हैं, है ना, हिल्स होते हैं और विशेषकर ज्वालामुखी क्षेत्रों में। दोनों एकदम सही है, आंसर 30 का सी। 31 है, स्वेल्ज तरंगे के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। स्वेल्ज तरंगे लंबी तरंग दर वाली समुद्री तरंगे होती हैं जो अपने मूल से लंबी दूरी तक यात्रा करती है। पहली बात 31 का से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वेल्ज तरंगे हुए होते हैं जो दूर दराज के तूफानों से उत्पन्न होती हैं और बिना ऊर्जा खोए हजारों मील की यात्रा कर सकती हैं, जिनकी तरंग दर काफ़ी लंबी होती है ना। इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो पॉइंट को। ये स्थानीय हवाओं से प्रभावित होती हैं और अक्सर उपग्रहों द्वारा आसानी से पता लगा सकती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्वेल्ज तरंगें स्थानीय हवाओं को प्रभावित नहीं करती हैं। स्थानीय हवाओं से उठने वाली लहरों को सी वेव्स कहते हैं। सल्वेज जो स्वेल्ज है ये शांत समुद्र में भी अचानक ऊंची लहरों के साथ ला सकती है, जिससे यहाँ पर मछुआरों को खतरा हो सकता है। सेकेंड बात गलत होगा, ओनली वन करेक्ट है। 32 ब्लू आउट के संबंध में विचार करना है। ये एक तेल या गैस कुएं की दुर्घटना है जहां भूमिगत दबाव तेल गैस के अनियंत्रित रूप से सतह पर ढकेलता है। पहली बात 32 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक खतरनाक स्थिति है जहाँ पर ड्रिलिंग के दौरान दबाव नियंत्रण हो जाता है और यहाँ पर तेल गैस अनियंत्रित होकर बाहर निकलने लगता है। सेकेंड बात है, बाहर निकलते समय गैस केवल ड्रिलिंग तरल पदार्थ और रेत के साथ मिलती है, तो तेल के साथ कभी नहीं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गैस के साथ तेल, पानी, ड्रिलिंग, कीचड़ और रेत में सब कुछ बाहर निकल जा सकता है, लेकिन जो तेल का जो तेल का ना निकलना कहना गलत हो जाएगा इसमें। तीसरी बात है, ये वाल्व में विफलता या दबाव कम आंकने के कारण होता है, जिससे यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ अचानक रिसा होने लगता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह मानवीय चूक, उपकरणों की विफलता, जैसे यहाँ पर ब्लो आउट जो प्रिवेंटर होते हैं इनके फेल होना, ठीक है, या जलाशय के दबाव को गलत अनुमान लगाने से होता है। ओनली 1 and 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी से हो जाएगा। 33 है, मेसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम के बारे में विचार करना है। ये तूफानों का एक संग्रह जो एक प्रणाली के रूप में काम करता है जो पूरे राज्य में फैल सकता है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये तीव्र वर्षा लाता है जिससे यहाँ पर जीवन
पशुधन और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है। ये भी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये अपनी तीव्र मूसलाधार बारिश और बाढ़ की हवाओं के कारण यहाँ पर बनता है। इसके हॉटस्पॉट केवल पश्चिम और मध्य अफ्रीका तथा यहाँ पर उत्तरी क्या होगा, आगे देखते हैं, उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से 33 का गलत होगा। पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये केवल 3 क्षेत्रों या सीमित, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका के यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स और दक्षिण अमेरिका में इसके प्रमुख केंद्र भी देखे गए हैं। 1 2 यहाँ पर सिर्फ करेक्ट होगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का 1 2 करेक्ट है तो सी, ठीक है। 34 आपदा जोखिम सूचकांक के बारे में, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स के बारे में विचार करना है। आपदा जोखिम सूचकांक DRI को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा जारी ग्लोबल ड्राफ्ट आउटलुक 2025 रिपोर्ट में मापन के लिए उपकरण के रूप में संदर्भित किया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, DRI किसी क्षेत्र के लिए केवल खतरों की संभावना को मापता है, इसमें यहाँ पर भेद्यता के स्तर को शामिल नहीं किया गया। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जोखिम का ही यहाँ पर रिस्क होता है, सूत्र होता है कि यहाँ पर हेजार्ड्स जो वल्नरेबिलिटी होती है इनके यहाँ पर इसका एक्सपोजर, इसलिए यहाँ पर DRI में भेद्यता को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, बोला शामिल नहीं करते हैं। तीसरा है, भारत में 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 ने आपदा प्रबंधन हेतु धन के वितरण के लिए एक सूत्र DRI स्कोर को औपचारिक रूप से अपनाया था। तीसरी बात 34 का आंसर करेक्ट होगा। 1 और 3 सही है, 34 का आंसर सी। 35 है, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के बारे में विचार करना है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक केवल बाढ़ की घटनाओं की संख्या पर, अवधि पर केंद्रित है, ना कि मानवीय क्षति पर। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके तहत जो केवल बाढ़ की अवधि, बल्कि यहाँ पर मानवीय क्षति, पशुधन की हानि, प्रभावित जनसंख्या जैसे सामाजिक आर्थिक कारक को भी जोड़ेगा। सेकंड, DFSI का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, ये सूचकांक नीति निर्माताओं को बाढ़ प्रबंधन और आपदा जो न्यूनीकरण है उसकी दिशा में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 इसका सही है। 35 का आंसर यहाँ से बी, 35 का करेक्ट है। 36, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के बारे में विचार करें। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यूनेस्को के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। पहली बात 36 का पहला करेक्ट है। दूसरा, ग्लोबल जियो पार्क की स्थिति स्थायी होती है और इसे हर 4 साल में फिर से मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर हर 4 साल में इसका मूल्यांकन किया जाता है और यदि पूरे मानक नहीं होते हैं तो ये टैग वापस ले लिया जाता है। तीसरा, वर्तमान में भारत में कोई यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। ये बात करेक्ट है क्योंकि भारत में आधिकारिक रूप से यूनेस्को ग्लोबल पार्क यहाँ पर नहीं है। हालांकि कई यहाँ पर स्थल जैसे यहाँ पर विशाखापट्टनम, ठीक है, एग्रा और यहाँ पर लोनार झील इसके दावेदार हो सकते हैं। तो ये बात सही बोला है। 1 और 3 बात इसकी सही है। 36 का आंसर सी। 37 है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के बारे में विचार करना है। भारत ने कार्लसबर्ग रिज में PMS अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबिड अथॉरिटी IUSA के साथ 15 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कार्लसबर्ग रिज अरब सागर में स्थित है और यहाँ पर भारतीय और अरबी टेक्निक जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके बीच सीमा को बनाता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, PMS तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी धातुएं का समृद्ध स्थल होगा, है ना। ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर इसके यहाँ पर भंडार देखे जाते हैं। तो तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, D 1 2 3 सभी यहाँ से स्टेटमेंट सही है। 37 का कितना होगा, D 1 2 3। 38 है, इंदौर की भौगोलिक स्थिति के बारे में विचार करना है। नदी प्रणाली पर विचार करना है। देखते हैं। पहला, इंदौर शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। पहली बात 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो इंदौर कान्ह के ANH और सरस्वती नदियों के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर नहीं है क्योंकि हालांकि यहाँ पर नर्मदा नदी इंदौर की जीवन रेखा है क्योंकि ये पानी वहाँ से पाइपलाइन द्वारा लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके शहर के किनारे नहीं है। बात गलत हो जाएगा। इंदौर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM दोनों परिसरों वाला भारत का एकमात्र शहर होगा। ये बात करेक्ट है।
ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 38 का बी आंसर से हो जाएगा। 39 स्वच्छ भारत अभियान और शहरी जल प्रशासन के बारे में विचार करना। इंदौर लगातार 7 वर्षों से तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर को संरक्षण का पुरस्कार मिला हुआ है। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, हाल ही में इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के कारण भूमिगत सीवरेज के पानी की लाइनों के बीच निकटता और प्रशासनिक लापरवाही थी। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता पुरस्कारों के बावजूद पुरानी जो बुनियादी ढांचा है, प्रणाली है, इसमें सीवरेज और यहाँ पर पेयजल पाइपलाइन का पास होना, इसमें लीकेज के कारण जल प्रदूषण की घटनाएं सामने आई, जो यहाँ पर शहरी प्रशासन को चुनौती दर्शाती है। ये बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 39 का आंसर सी। क्वेश्चन 40 नंबर है। टू पोलर वंडर क्या है, देखते हैं इसको। टू पोलर वंडर, इसमें विचार करना है इसके बारे में। बांधों के निर्माण जैसे मानवीय कारक पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में परिवर्तन ला सकते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बांध और अरबों टन पानी जमा होने की पृथ्वी से जो द्रव्यमान होते हैं उसका वितरण बदल जाता है, जिससे यहाँ पर घूर्णन अक्ष सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है उसमें। पहली बात सही है। सेकंड बात है TPW केवल प्राकृतिक कारकों जैसे हिमनद पिघलने और यहाँ पर प्लेटों को खिसकने के कारण होता है। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर शब्द ये गलत बनाया था, क्योंकि यहाँ पर TPW प्राकृतिक ग्लेशियर का पिघलना और मानव जनित यहाँ पर जो भूजल अत्यधिक दोहन करना और बड़े बांध को लेकर के दोनों कारण यहाँ से हो सकते हैं, ना कि यहाँ पर सिर्फ इसके कारण। तीसरा, ध्रुव के खिसकने का एक प्रभाव यह है कि यहाँ पर पृथ्वी का घूमना धीमा हो जाता है, जिससे यहाँ पर दिन लंबे हो जाते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि द्रव्यमान भूमध्य रेखा पर खिसकने से पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे घूमता है और उसका डांसर अपने हाथ फैलाव धीमा कर देता है, जिससे यहाँ पर एक दिन की लंबाई बढ़ जाती है। 1 और 3 सही है। 40 का आंसर सी। 41 है रिवर्स फॉल्टिंग के बारे में विचार करना है। रिवर्स फॉल्टिंग जो है समानता संपीड़न बलों के कारण होती है, जहाँ पृथ्वी की पपड़ी एक दूसरे के ऊपर ढकेल दिया जाता है। पहली बात 41 का आंसर क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, उथली रिवर्स फॉल्टिंग का अर्थ है कि दरार पृथ्वी की सतह से बहुत दूर गहराई में होना। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर उथली का अर्थ होता है कि सतह के करीब यहाँ पर कम गहराई पर सतह से बहुत दूर वाली फॉल्टिंग से गहरी गड्ढे को बताना। ये बात गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। एक यहाँ से रिवर्स फॉल्टिंग के बारे में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स फॉल्ट तब बनता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को दबाती हैं, है ना, संपीड़ित बल जिससे बोलते हैं। इसमें यहाँ पर हैंगिंग वॉल ऊपर की ओर खिसक जाती है, जिससे यहाँ पर हिमालय का निर्माण उसी तरह से प्रकार से हुआ है। ओनली 1 करेक्ट है। 42 पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात 42 का पहले यहाँ से पैसिफिक रिंग ऑफ जो फायर है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। पहली बात यहाँ से 42 का करेक्ट है। सेकेंड, इस क्षेत्र में केवल अभिसरण सीमा प्लेट के कारण भी भूकंप ज्वालामुखी गतिविधि होती है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर हालांकि अभिसरण सीमाएं मुख्य कारण है, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में अपसारी और ट्रांसफॉर्म सीमाएं भी मौजूद होती हैं, जिससे यहाँ पर जैसे कैलिफोर्निया का यहाँ पर सैन एंड्रियास फॉल्ट केवल एक प्रकार की सीमा का कहना गलत हो जाएगा यहाँ पर। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर है। 43 प्लेट विवर्तन की और महासागर खाइयों पर विचार करना है। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाइयाँ जैसे मारियाना ट्रेंच सबडक्शन जोन के साथ स्थित हैं, जहाँ भूकंप गहरी घटनाओं से होते हैं। पहली बात 43 का करेक्ट है। दूसरा, सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी भूकंप के कारण बन सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तब होती है जब दो प्लेट एक दूसरे के बगल में रगड़ते हुए निकलती है, और सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जो यहाँ पर विनाशकारी भूकंप के लिए जाना जाता है। दोनों बातें सही है। आंसर 43 का सी। 44 EMOC अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का विचार करना है, देखते हैं। EMOC उष्णकटिबंधीय से ध्रुवों की ओर गर्म सतही जो जल है वो ले जाता है, जिससे क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक पानी ठंडा और घना होकर डूब जाता है इससे। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक विशाल समुद्री धारा है जो यहाँ पर गर्म पानी को ऊपर क्यों ले आता है, और यहाँ पर ठंडा होने पर पानी भारी होकर डूबता है, वहाँ पर वापस दक्षिण की ओर बह जाता है। सेकेंड बात है, ये बोला है कि यहाँ पर ग्रीनलैंड की यहाँ पर जो बर्फ़ की चादर है इसको पिघलने से आने वाला यहाँ पर ताज़ा पानी EMOC की लवणता में घनत्व को कम करता है, जिससे यहाँ पर परिसंचरण कमजोर हो जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, 44 का सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा,
एएमओसी का कमजोर होना यूरोप के गंभीर शीतलन और दक्षिण एशिया में मानसून वर्षा का कमी ला सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एएमओसी अगर रुकता है तो यूरोप में गर्म करने वाली ठंड जो धारा है वो बंद हो जाएगी, जिससे शीतलन होगा और यहाँ पर वैश्विक वायुमंडल पैटर्न को बदलने के लिए भारतीय मानसून पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 को इंपॉर्टेंट लिख लो और यहाँ पर इसकी एक एक चीज़ आपको कवर करना है, लिखना है, पॉइंट आप इसके नोट कर सकते हो जो मैंने बातें बताई इसकी, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे इसका, काफ़ी न्यूज में था ग्रीनलैंड ये। क्वेश्चन आते हैं 45 में, एएमओसी अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में विचार करना है और जलवायु परिवर्तन पर देखते हैं। ये बोला है कि यहाँ पर इसके संदर्भ में क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट जलवायु के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मोड है। इसका शब्द क्या अर्थ है इसका, देखो इसका जो अर्थ हो जाएगा 45 का, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। ये टिपिंग पॉइंट वह दहलीज या थ्रेशोल्ड है जिसके पास एक छोटा सा बदलाव फिर सिस्टम में बड़ा और अपरिवर्तनीय पतन ला सकता है। अगर एएमओसी एक बार बंद हो गया तो उसे वापस शुरू करना लगभग असंभव होगा, जिससे यहाँ पर युग परिवर्तन कर जलवायु परिवर्तन होने लगेंगे। बी आंसर इसका सही आंसर है। 46 है, एएमओसी जो है अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की विशेषताएं क्या होती हैं। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग है, उसकी विशेषताओं के बारे में विचार करना है। देखते हैं कौन सा होगा। देखो इसकी विशेषता है कि यहाँ पर एक तो देखो पूछा कौन से सही नहीं है इसके बारे में ना, देखो कौन कौन सी विशेषता है। पहले तो यहाँ पर इसका है ये पानी के तापमान की लवणता के अंतर को संचालित करता है, बात एकदम सही है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। दूसरी, ये एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट या वैश्विक संवहन बेल्ट पर संचालन प्रणाली का हिस्सा होता है, ये भी बात इसकी एकदम सही है। तीसरी बात है यह मुख्य रूप से हिंद महासागर में गर्म पानी प्राप्त करता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एएमओसी मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर की प्रणाली, हालांकि ये वैश्विक परिसंचरण का हिस्सा है, लेकिन इसे मुख्य इंजन या उत्तर अटलांटिक में नहीं स्थित है, ये गलत हो जाएगा। और इसका कमजोर होना समुद्र के कार्बन अवशोषण को कम कर सकता है, ये बात करेक्ट है। गलत पूछा था तो यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, डेलेमिनेशन सिद्धांत पर विचार करना है। डेलेमिनेशन वह प्रक्रिया जहाँ पर भारतीय प्लेट का घना निचला हिस्सा छिलकर पृथ्वी पर आवरण में मंडल पर डूब जाता है, जिससे यहाँ पर भारतीय प्लेट का विखंडन होता है। पहली बात, 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट 4 प्रमुख प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरब प्लेट और अफ्रीकी प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट से घिरी है, एक टेक्टोनिक प्लेट होती है। सेकंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय प्लेट मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट उत्तर में, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा और यहाँ पर दक्षिण में आर्कटिक प्लेट से जुड़ी होती है। अरब और अफ्रीकी प्लेट इसके प्रत्यक्ष पड़ोस में नहीं है, जो इसे चारों ओर से घेरती हों, तो गलत हो जाएगा। भारतीय प्लेट संवहन कंजर्वेस ने तिब्बती पठार और हिमालय का निर्माण किया जाना, जिसे यहाँ पर समझाने के लिए केवल 2 पारंपरिक सिद्धांत अंडर प्लेटिंग सबडक्शन मौजूद होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हिमालय के पट जो निर्माण को समझने के लिए केवल 2 सिद्धांत नहीं, बल्कि यहाँ पर हालिया शोधों में डेलिमिनेशन और यहाँ पर स्लैब टियरिंग जैसे आधुनिक सिद्धांत को भी जोड़ा गया है इसमें। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा एक क्वेश्चन ऊपर बताया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा डीप जाके इनको पढ़ना है। पीटी 365 है कि वहाँ से डीप तो पढ़ ही सकते हो, लेकिन इनको और भी यहाँ पर चीज़ें समझनी है ना, चीज़ें समझना है, लेकिन एग्जाम तक याद रखना है आपको, ये नहीं कि आपने पढ़ा और एग्जाम तक गायब हो गया सब क्या था, तो इसलिए रिवीजन करते रहना। इसलिए मैं एमसीक्यूज बना रहा हूँ कि यहाँ पर आप रिवीजन कर लो। करीब यहाँ पर देखो 1 घंटे से कम के एमसीक्यूज है, आप अगर कम से कम 5 से 6 करीब 6 सेट में बनाऊंगा, 6 घंटे मान लो आप, 6 घंटे से भी कम होंगे और है ना, 5 घंटे 5.5 घंटे आप दोगे तो एक मैगजीन आपकी पूरी खत्म हो जाएगी एमसीक्यूज को लेकर के। ठीक, रिवीजन के लिए एक अच्छा साधन हो सकता है ये, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, 47 का आंसर 1। 48, निम्नलिखित पर विचार करना है। लोथल एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल गुजरात में स्थित है, एक मानव निर्मित गोदी डैकयार्ड था। पहली बात, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कावेरीपट्टनम पुहार चोल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित था। सेकेंड बात, एपी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी। 49 है, भारतीय भूगोल हिमालय नदियों पर निम्नलिखित पर विचार करना है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत में प्रवेश करने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। पहली बात करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि पर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नामचा बरवा पर्वत के पास से तीखा मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। दोनों सही है, सी। 49 हो गया। 50, ध्रुवीय प्रतिचक्रवात के बारे में विचार करना है। देखते हैं, ध्रुवीय प्रतिचक्रवात सतह की हवा की परतों
के तीव्र शीतलन से बनते हैं। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुव पर हवा बहुत ठंडी होकर भारी हो जाती है और यहाँ पर नीचे बढ़ती है, जिससे यहाँ पर उच्च दाब प्रेशर बनता है। इसे यहाँ पर ध्रुवीय चक्रवात कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इन प्रणालियों में हवा का परिसंचरण वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय गोलार्ध में प्रति चक्रवात हवा का संचार दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होता है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ये संचार चक्रवात की विशेषता बताता है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर आंसर 50 का एक। 51 है थर्स्ट वेव पर विचार करना है। थर्स्ट वेव प्यास की लहर जो होती है इसको उच्च तापमान द्वारा परिभाषित किया जाता है, ना कि यहाँ पर हवा की नमी को आक्रामक मांग से। पहली बात 51 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर थर्स्ट वेव केवल उच्च तापमान नहीं बल्कि यहाँ पर ये वायुमंडल की प्यास जो होती है ये तब होता है जब हवा इतनी सूखी हो जाती है कि वह पौधों और मिट्टी को भी नमी तेजी से खींचने लगती है। पहला गलत हो गया। सेकंड वाष्पीकरण मांग को मापने वाले कारक में तापमान की हवा में गति, आर्द्रता और धूप शामिल होती है। सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण की मांग हवा की गति, कम आर्द्रता, उच्च तापमान और तेज धूप जैसे कारकों को संयुक्त रूप से प्रभाव से बढ़ती है। क्या होगा आंसर? ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से सही है, पहला गलत था। 52 नंबर क्वेश्चन है। मर्कटोर मानचित्र पर विचार करना है। मर्कटोर प्रक्षेपण एक अनुरूप मानचित्र है जो स्थानीय कृतियों और कोणों को संरक्षित करता है। पहली बात 52 का पहला करेक्ट है। यह मानचित्र भूमध्य क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवों के पास के भूभागों की वास्तविकता से छोटा दिखता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मानचित्र की सबसे बड़ी ये कमी है कि यहाँ पर ये ध्रुवों के पास क्षेत्रों में ग्रीनलैंड या रूस जो होती है उसको उसकी असलियत से बड़ा दिखता है, छोटा नहीं। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। 52 का आंसर 1। अरब सागर मिनी वर्मपुल के बारे में विचार करना है। अरब सागर मिनी वर्मपुल अरब सागर में असामान्य रूप से गर्म समुद्री सतह के तापमान का एक छोटा पैच होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, जहाँ तापमान अक्सर 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है। सेकेंड बात है ये हर साल भारतीय ग्रीष्मकाल मानसून की शुरुआत के बाद बनता है और अल नीनो के कारण होने के बाद गड़बड़ी से मानसून उभरने से मदद मिलेगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मानसून की शुरुआत के बाद नहीं बल्कि इससे पहले अप्रैल मई में बनता है और ये मानसून को शुरू करने के लिए आवश्यक निम्नदाब लो प्रेशर बनाने में मदद करेगा। ओनली 1 करेक्ट है। 54 है राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र के बारे में विचार करना है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा ये केवल अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का रखरखाव करता है। सेकंड बात गलत है, केवल अंटार्कटिका मैत्री भारतीय नहीं बल्कि यहाँ पर आर्कटिक में हिमाद्री और हिमालय में हिमांश में भी अनुसंधान स्टेशनों का प्रबंधन करता है। केवल शब्द इसे गलत बनाता है ना। तीसरा ये डीप ओशन मिशन का नेतृत्व करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि भारत के डीप ओशन मिशन के समुद्र तल की मैपिंग की अग्रणी भूमिका निभाता है। ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। देखो यहाँ पर केवल था, देखो जहाँ पर केवल लिखा होता है वहाँ पे आपको रुक के सोचना होता है। करीब यहाँ पर देखो करीब 65% क्वेश्चन केवल को लेकर गलत होते हैं, 35% क्वेश्चन सही होते हैं केवल जहाँ पर लिखा होता है वहाँ। लेकिन आपको 65% को 100% नहीं मान लेना है। आप पेपर में जाके देखते हो भाई पेपर में माइंड नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर केवल लिखा है, मारा है गलत, तो वो पे सोचना है रुक के कि यार केवल अगर लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या बात सही हो सकती है। क्योंकि कई जगह मैंने आपको दिखाया जहाँ पर केवल या अथवा या इसलिए ऐसा कुछ तो होता है, वहाँ पर कुछ जगह ठीक दिखा हुआ है, वो 30% चीज़ों में आ गई। ठीक है, तो सोच के आपको थोड़ा देखना है। इस वजह से बोलता हूँ टॉपिक थोड़ा डीप में पढ़ो, इनको समझो, क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है ना, रटना नहीं है। ठीक है, और ना ही ये भी सोचना है कि हाँ मैंने चलो 20 पेपर से पहले मैंने 50 पेपर सॉल्व कर लिए, उससे मतलब नहीं क्या सॉल्व कर लिए, आपको कितनी चीज़ें आती हैं सॉल्व करने के बाद, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे टेलीग्राम पे पूछ लोगे, नीचे कमेंट में पूछोगे, टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे आप। ठीक है, पीडीएफ ओनली क्वेश्चन का मैं दूंगा, आंसर का पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर देने से जो मार्केट में यहाँ पर है यू क्वेश्चन बना के टेस्ट बना के मार्केट में सेल करने लगते हैं, है ना। तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, आंसर आप यहाँ से यूट्यूब से सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो। यूपीएससी का फॉर्म भी कल आने वाला है, वहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।